हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, पिछले महीने के वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप पुराने मंथ के वीडियोज़ देख पाएंगे। 2017 से हमारी ये मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, अनस्टॉपेबल सीरीज़ है। इसी तरीके से ये आगे भी चलती रहेगी। तो आज के इस सेशन में हम नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर का OSS पैकेज ले सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज, जिसमें आपको करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। 2025 के लिए करंट अफेयर के OSS पैकेज को आप ₹0 में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है 73rd मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेल्विक बनी। ये किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 73rd मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो मैक्सिको में किया गया, जहां पर डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विक ने 73rd मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। विक्टोरिया केजर थेल्विक डेनमार्क की पहली महिला बनी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। विक्टोरिया केजर की बात करें तो इन्हें 72 मिस यूनिवर्स रही शेनिस पलासियो ने ताज पहनाया है। भारत की ओर से रिया सिंघा ने 73rd मिस यूनिवर्स 2024 में पार्टिसिपेट किया था। मिस यूनिवर्स, देखिए, ब्यूटी पेजेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। भारत से अगर हम देखें तो पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता। उसके बाद 2021 में बनी थी हरनाज संधू। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, डेनमार्क, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किसे झारखंड का मुख्यमंत्री चुना गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं। झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट कैसा रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने वहाँ पर सरकार बनाई है। हेमंत सोरेन ने 8 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की हाल ही में अभी शपथ ली है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वहाँ के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई है। सबसे बड़ा दल कौन सा बना है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसको 34 सीट्स मिली है। वहीं बीजेपी को 21 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली है 16 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स, डेविस कप की बात करें तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, मेल टेनिस टूर्नामेंट, जो टेनिस में राष्ट्रीय टीमों के बीच में खेला जाता है। 2024 में डेविस कप का 112वां एडिशन जो है वो आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में इटली ने नीदरलैंड को हराकर टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। इटली का ये लगातार दूसरा डेविस कप खिताब है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम मेल टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं तो वो डेविस कप होता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो जो टेनिस प्रतियोगिता आयोजित होती है उसे कहा जाता है बिली जीन किंग कप। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इटली बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया। सोनीपत की OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत के संविधान की 75 साल की यात्रा जो है वो बताई गई है। संग्रहालय पूरा डिजिटल है। यहाँ पर संविधान सभा के 300 सदस्य और उनके योगदान की जानकारी भी बताई गई है। तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट है, बुक 100 मोदी मंत्र अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक 100 मोदी मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका विमोचन किया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बुक 100 मोदी मंत्र लिखी है। इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर हम बुक की बात करें तो एग्जाम वॉरियर्स है, इसे नरेंद्र मोदी ने लिखा है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसे एनडी मरीनो ने लिखा है। एंड मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ स्टार, इसे तरुण विजय ने लिखा है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नवंबर 2024 में श्रीलंका में संसदीय चुनाव हुए। इस संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन नेशनल पीपल्स पावर को जीत मिली, जिसके बाद में हरिनी अमरसूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है।
अमर सूर्या श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला हैं। श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल कैडर के IAS संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में नियुक्त किया गया है। के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। संजय मूर्ति, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इन्होंने किनका स्थान लिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो गया है। 8 अगस्त 2020 से भारत के ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, CAG थे। CAG के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में उल्लेख देखने को मिलता है, आर्टिकल 148 से 151 तक। अगर हम भारत के पहले CAG की बात करें तो वो कौन रहे हैं? V नरहरि राव रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभ्यारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है, टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2829 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर बाघों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाता है। टाइगरों की सुरक्षा के लिए भारत में जो अभियान चलाया जाता है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम 56वें टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य, बी आंसर। अगर आपसे 55वां पूछ ले, लास्ट 5 तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। 55वां पूछ ले तो वो कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। 54वां पूछ ले तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये लास्ट के आपको 5 तो है, वो दिमाग में रखते हुए जाना एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर करंट अफेयर का पोर्शन हम कैसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो हम 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं करंट अफेयर के अंदर। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन करंट अफेयर की वजह से रुक जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का हमने आपके लिए एक ऐसा पैकेज डिजाइन करा है जो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, करंट अफेयर का OSS पैकेज। देखिए इसको कैसे एनरोल करना है। 0 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस पैकेज में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो 1 साल का करंट अफेयर प्लस पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको इसके अंदर बोनस मिल जाता है। आपको इस पैकेज में हर मंथ डिटेल करंट अफेयर की ई-बुक मिलती है, जिसमें हर एक करंट अफेयर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मंथली करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इस मंथली करंट अफेयर का डिटेल PDF आपको मिल जाता है। एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिल जाता है। साल भर में जो भी चैनल के ऊपर आप मैराथन्स देखते हैं, मैराथन की PDF भी मिल जाती है। करंट अफेयर की हमारी जो बुक है शंखनाद, वो अपडेटेड एंड डिजिटल फॉर्म में आपको इस पैकेज में मिल जाती है, जिससे आप करंट अफेयर को अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है इस पैकेज में। इस पैकेज को आप 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। कोर्स को लेने के बाद में 99 रुपीज़ जो आपने पे करें वो आपको 99 रुपीज़ कूपन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है आपकी ID पर। उसके लिए सिंपली आपको कॉल करना होता है। जो नंबर दिए गए कॉल कर लीजिए इस नंबर पर। आपका 99 रुपीज़ दूसरे किसी प्रोडक्ट में माइनस हो जाता है। फ्लैट 99 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो करंट अफेयर का OSS पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज, ये आप 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। तो एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस पैकेज को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आप पैकेज को एनरोल कर पाएंगे। सारी जो मंथली करंट अफेयर की PDF होती है सभी आपको इस पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए पैकेज हमने डिज़ाइन किया है। स्पेशली मैंने ही इस पैकेज का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया है। तो छोटा सा अपडेट था आप सभी के लिए। वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अजरबैजान में COP29 की बैठक के दौरान क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। 2025 के इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो पिछली बार की तुलना में 3 स्थान नीचे गई है। मतलब भारत की जो रैंक रही है वो रही है 10th रही है। 2024 में भारत की रैंक 7वीं थी। इस इंडेक्स के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन दर जो है वो 2.9 टन है, जो वैश्विक औसत
6.6 टन से काफ़ी कम है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में टोटल 67 कंट्रीज थी। पहले 3 स्थान खाली रहे, चौथे स्थान पर डेनमार्क और 5वें स्थान पर नीदरलैंड को रखा गया है। 67वें नंबर पर रखा गया है ईरान को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो 2005 से इसे शुरू किया गया था। इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं। 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 10th रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्णन को एसएससी का चेयरमैन। एस गोपाल कृष्णन को राकेश रंजन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इनके कार्यकाल की बात करें तो मार्च 2029 तक ये चेयरमैन के पद पर रहेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, भर्ती संस्थान होती है, जो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ पर एस गोपाल कृष्णन करेक्ट आंसर है। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक इनमें से किस देश में आयोजित किया गया? तो जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया। कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। COP29 को फाइनेंस कॉप भी कहा जा रहा है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस एक नई वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG पर है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेवलपिंग कंट्रीज को जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना। क्लाइमेट चेंज मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उनके इमिशन उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है। कोप की बात करी हमने, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक वार्षिक सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इससे पहले COP28 का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अजरबैजान के बाकू में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? देखिए, बुकर प्राइज से रिलेटेड 2 अवार्ड हमको देखने को मिलते हैं। एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और दूसरा है बुकर प्राइज। दोनों में क्या अंतर होता है पहले थोड़ा सा हम वो क्लियर कर लेते हैं। दोनों ही जो पुरस्कार है ये साहित्य पुरस्कार है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो ये पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, बशर्ते उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो और यूके में उसे प्रकाशित किया गया हो। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं अगर बुकर प्राइज की बात करें तो ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है जो कि यूके में प्रकाशित हो। तो अगर हम बुकर प्राइज 2024 की बात करें तो ब्रिटिश राइटर है सामंथा हॉर्वे, इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है 2024 बुकर प्राइज, उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल एक उपन्यास है जो कि 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है। ये यात्री पृथ्वी मतलब अर्थ की कक्षा ऑर्बिटल में है और अपने जीवन मतलब लाइफ, एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मानवीय जीवन के बारे में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सामंथा हॉर्वे ने लिखी है ऑर्बिटल, जिन्हें बुकर प्राइज 2024 जो है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की किस लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो किस शॉर्ट फिल्म ने? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इससे पहले फ्रेंड्स, भारत की ओर से लापता लेडीज को भी ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट फॉरेन कैटेगरी में भारत से ऑफिशियल एंट्री दी गई थी। इस शॉर्ट फिल्म को अगर हम बात करें तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के छात्र चिदानंद S नाइक ने डायरेक्ट किया है। शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो की बात करते हैं तो इस फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग महिला के बारे में है जो गांव के मुर्गे को चुरा लेती है, परंतु इस फिल्म ने यह बताया है कि महिला ने किस कारण और किस मजबूरी में मुर्गा चुराया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग देखिए शॉर्ट फिल्म है, इसको ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया गया है। इस शॉर्ट फिल्म ने कांस 2024 में लॉस सिनेफ पुरस्कार भी अपने नाम किया था। तो यहाँ पर ए आंसर सनफ्लावर वेयर्स द फर्स्ट वंस टू नो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 28 से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, वहीं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी समझ, विश्वास और समन्वय को मजबूत करना।
भारत और सिंगापुर के बीच में इसके अलावा बोल्ट कुरुक्षेत्र भी युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में। 2024 की जो एक्सरसाइज रही है वो महाराष्ट्र में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। पेन 2.0 प्रोजेक्ट का संबंध किस मिनिस्ट्री से है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन 2.0 प्रोजेक्ट है क्या। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके द्वारा पेन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पेन नंबर पर QR स्कैन कोड भी लगाया जाएगा। पेन 2.0 प्रोजेक्ट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयकर विभाग का एक प्रोजेक्ट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये संबंधित है, इसलिए यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज में शांति के लिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी सम्मान मिले हैं आपको उनको दिमाग में रखना है। उनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि गुयाना का द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, बारबाडोस का ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर एंड डोमिनिका का डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये अवार्ड उन्हें दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। IPL 2025 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो हाल ही में अभी IPL 2025 की ऑक्शन हमको देखने को मिले, नीलामी देखने को मिली, जिसमें IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। ऋषभ पंत को IPL 2025 के देखिए नीलामी में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा है। किसको? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत के बाद में श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है। तो ऋषभ पंत अभी तक के इतिहास के IPL देखिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में निकल कर बाहर आए। तो ऋषभ पंत बी आंसर। नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस योजना के लिए 15वें वित्त आयोग तक 2481 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए के आसपास है और राज्य का हिस्सा कितना है? लगभग 900 करोड़ के आसपास। नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को अगले 2 सालों के अंदर लगभग 15,000 पंचायतों में शुरू किया जाएगा और अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को इस मिशन का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर 2481 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 10वां संविधान दिवस हाल ही में मनाया गया। संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में संविधान को लागू हुए पूरे 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत सरकार ने 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत करी थी। यह दिवस भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेंगल का प्रभाव हमको देखने को मिला। स्पेशली तमिलनाडु तट पर हमको इसका प्रभाव देखने को मिला है। चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब। यहाँ पर जो फेंगल शब्द है ये कल्चर में विविधता मतलब डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात का प्रभाव और हमको देखने को मिला था, जिसका नाम है दाना। दाना चक्रवात का नाम जो है वो किसने दिया था? कतर ने दिया था। दोनों चीजें क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी ये स्कीम होती है, परियोजना होती है, ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें पानी की शक्ति वाटर पावर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में।
परियोजना का निर्माण नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। कियो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता जो होगी वो 240 मेगावाट है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 3,690 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन सांख्यिकी 2024 एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट है? सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन स्टेट मतलब राज्य कौन सा है? तो हाल ही में अभी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के आंकड़े जो है वो जारी किए गए। 1 मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के मिल्क, एग्स, मीट एंड वूल प्रोडक्शन के आंकड़े जो है इसमें शामिल हैं। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2023-24 के दौरान देश में कुल मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, वो लगभग 240 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2022-23 की तुलना में लगभग 3.5-4% ज़्यादा है। टॉप 5 अगर हम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं तो पहले नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश का। लगभग देश का 16.21% ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे राजस्थान का नाम आता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात एंड पांचवे पे महाराष्ट्र का नंबर आता है। ओके, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश का नाम पहले नंबर पर आता है। मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल का नाम पहले नंबर पर आता है। वूल प्रोडक्शन में राजस्थान का नाम पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में हमको ये चीज़ें भी क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका देश उरुग्वे का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी किसे नियुक्त किया गया है? वामपंथी उम्मीदवार यामांडू ओरसी को। यहाँ पर उरुग्वे की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी क्या है? मोंटेविडियो है। अगला क्वेश्चन आता है, नवंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष मासातो कांडा को चुना है। मासातो कांडा, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। मासातो कांडा की बात करें तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार हैं। यहाँ पर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, एडीबी की बात कर रहे हैं। तो एडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, एशिया पैसिफिक रीजन, उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एंड इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में स्थित है। करंटली 69 मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। यहाँ पर मासातो कांडा। नेक्स्ट है, किस राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो हाल ही में अभी असम के काजीरंगा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कराए। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। हर साल पर्यटन मार्ट का आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। कहाँ पर 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज किया गया? असम के काजीरंगा में। अगला है, नवंबर 2024 में देश में रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी एक योजना काफ़ी चर्चा में रही, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये योजना क्या है? देखिए, ये योजना जो है ना, बेसिकली भारत के जो रिसर्च है, शोध है और एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगले 3 वर्ष 2025, 26 और 27 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए इस योजना को आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत भारत के शिक्षक, छात्र, इनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिसका यूज़ कोई भी व्यक्ति शिक्षा या फिर रिसर्च के पर्पज से आसानी से कर पाएगा। तो देश में रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं।
इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 GS का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका आयोजन गोवा में किया गया और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। टॉक्सिक फिल्म में किशोरावस्था की कठिनाइयों और उनकी चुनौतियों को दिखाया गया है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बड़े होते समय सामने आती हैं। इसके अलावा एक और अवार्ड दिमाग में रखिएगा, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान। ये अवार्ड दिया गया विक्रांत मैसी को। यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात हो रही है तो टॉक्सिक फिल्म, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में अभी IISF 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में IIT गुवाहाटी असम में किया गया। इस बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 की थीम क्या थी? भारत को विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए एक वैश्विक निर्माण केंद्र, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत को एक ऐसा देश बनाना जो पूरी दुनिया के लिए चीज़ें बनाने और सप्लाई करने का प्रमुख केंद्र हो। ये जो कार्यक्रम है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा आयोजित किया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रमोट साइंटिफिक अवेयरनेस, मतलब विज्ञान और तकनीक के बारे में आम लोगों को जानकारी देना और उन्हें इसके महत्व के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा इनकरेज यंग साइंटिस्ट, युवा पीढ़ी को विज्ञान और शोध में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना एंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान से जुड़े देशों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन। इस उद्देश्य से इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया IIT गुवाहाटी असम में। यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच नया समुद्री गलियारा शुरू हो गया है। यह गलियारा 5600 समुद्री मील अप्रोक्सीमेट 10,370 किलोमीटर लंबा है। इस गलियारे के फायदे क्या क्या होने वाले हैं? समय की बचत होगी। पहले भारत और रूस के बीच व्यापार मतलब ट्रेड के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग और स्वेज नहर का उपयोग होता था। यह मार्ग लगभग 16,000 किलोमीटर लंबा था और माल पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह पर लगभग 40 दिन लगते थे। अब इस नए गलियारे की वजह से जो सामान पहुंचना होगा उसमें मात्र 24 दिन लगेंगे। भारत और रूस के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में समय और लागत की बचत भी होगी। तो फ्रेंड्स, भारत के चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच में नया समुद्री गलियारा शुरू हुआ है। यहाँ पर रशिया, रूस बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अध्यक्षता में 19वां G20 समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? ब्राजील ने की है। 20वें G20 शिखर सम्मेलन की बात करें जो कि 2025 में होने वाला है, वो साउथ अफ्रीका में आयोजित होगा। साउथ अफ्रीका को 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। 2025 में इसका आयोजन होगा। 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक साउथ अफ्रीका जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कुल 21 सदस्य हैं इसमें, 19 देश, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। इसका मेन काम क्या होता है? वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और समाधान निकालना। G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इस सम्मेलन की शुरुआत जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगर हम इससे पहले 18वें G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो उसका आयोजन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 में, जिसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और हाल ही में अभी 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ ब्राजील में। तो यहाँ पर ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या थी? चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 1966 से मनाया जाता है क्योंकि 1966 में भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जिसका काम 16 नवंबर को शुरू हुआ था।
इसीलिए हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय प्रेस की भूमिका को सम्मानित करना और उसके महत्व को समझाना, इस उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम भारत के पहले समाचार पत्र की बात करें तो वो कौन सा था? बंगाल गजट या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। अगर भारत के पहले हिंदी भाषा समाचार पत्र की बात करें जो पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, वो कौन सा था? उदयन मार्तंड था। 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस दिमाग में रखिएगा, 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 24 मेडल जीते हैं, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। भारत की ओर से ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एशियाई खेलों के चैंपियन पलक गुलिया ने 4-4 पदक जीते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो विश्व के विश्वविद्यालयों मतलब यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन FISU जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अगर बात हो रही है तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिए किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है बोला अहमद टिनुबू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी हैं। पहले कौन थे? महारानी एलिजाबेथ थी, जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। और दूसरे कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसीलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत और नाइजीरिया देश के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड मैं एक करंट अफेयर में स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें उनको जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं अभी लेटेस्ट में 1-2 साल के अंदर, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2 व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले हैं अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम एंड दूसरे हैं फिलिस्तीन के एक शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद। इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली 20वीं G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, किसे सौंपी है? साउथ अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 कब मनाया गया? तो कब सेलिब्रेट किया गया? 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। विश्व विरासत सप्ताह संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस बार इसकी थीम क्या थी? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य यही है इसका, परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना। भारत में वर्तमान में कुल विरासत स्थल की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 43 है। लास्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 41, 42 और 43। 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल। 42वां विश्व धरोहर स्थल है होयसला मंदिर, कर्नाटक। एंड 43वां विश्व धरोहर स्थल है मोईदाम, असम। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है, विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया गया। फाइनल मुकाबला राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत और चीन के बीच खेला गया था और भारत ने फाइनल में चीन को हराकर तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। भारत के लिए दीपिका ने एकमात्र फाइनल में गोल किया था, जिसकी वजह से भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पर भारत आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की बात करें, ध्यान रखिएगा 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजगीर, बिहार में।
इसकी शुरुआत कब हुई थी चैंपियनशिप की? 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में भारत इसका विजेता था, सेकंड टाइटल जीता था 2023 में भारत ने, और 2024 में भी भारत ही इसका विजेता रहे हैं और भारत ने तीसरा टाइटल जीता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत के किस राज्य के गांव धूड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के गांव धूड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया है। यह गांव बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से 20 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारास गांव को भी शामिल किया गया। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो ये प्रोग्राम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा ये प्रोग्राम एक ऐसी पहल है जो विश्व भर में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोकल कम्युनिटी के विकास में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कुछ गांवों को सिलेक्ट किया जाता है, वहां पर पर्यटन के डेवलपमेंट का काम किया जाता है। तो ध्यान रखना है, किस राज्य के गांव धूड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय संगीतकार को संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंजाबी रैपर हैं शुभ, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये घोषणा बाकू अजरबैजान में की गई COP29 के दौरान। यहाँ पर पंजाबी रैपर शुभ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, नवंबर 2024 में किस संस्था द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 22 नवंबर को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। किसके द्वारा दिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। उन कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष से कम आयु के रंगमंच, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हम सबको पता ही है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। वर्ष 2022 और 23 के लिए कुल 82 कलाकारों को कला के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर संगीत नाट्य अकादमी, डी आंसर करेक्ट होगा। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में। भारत में पहली बार ओलंपिक के तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। जैसे ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेल 10 से 15 दिन के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7th एडिशन होगा ये, और पैरा गेम्स का ये दूसरा एडिशन होगा। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्हें आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? फ्रेंड्स, जैसे हमने टेनिस में पुरुषों की बात करी थी तो डेविस कप का नाम आता है, उसी तरीके से महिलाओं की बात करते हैं तो बिली जीन किंग कप का नाम आता है। इसे पहले फेड कप, फेडरेशन कप के नाम से भी जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। 2020 में प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के सम्मान में इस कप का नाम जो है वो बदल दिया गया था। 2024 की बात करें तो इटली ने स्लोवाकिया को फाइनल में 2-0 से हराकर 5वीं बार बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर इटली करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स FIH अवार्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ष भर हॉकी खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। किसने? हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये तीसरा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का उनका खिताब है। इससे पहले हरमनप्रीत सिंह ने 2020-21, 21-22 में भी ये पुरस्कार जीत रखा है। हरमनप्रीत सिंह के अलावा पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा। अगला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रा हिंद का 3rd एडिशन है। दोनों देशों के मध्य डिफेंस और कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है।
इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। इसका सेकंड एडिशन 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और इस बार भारत में आयोजित किया गया पुणे में। सी आंसर। नवीन रामगुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नवंबर में ही मॉरिशस में संसदीय चुनाव कंप्लीट हुए। संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के अलायंस डू चेंजमेंट गठबंधन ने जीत हासिल करी, जिसके बाद पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम को मॉरिशस का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो यहाँ पर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मॉरिशस के। दूसरी बार ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा देखिए चर्चा में रहा था। हाल ही में असम में भारत भूटान सीमा पर पहले एकीकृत चेक पोस्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोग्बे ने इसकी शुरुआत करी है। इस चेक पोस्ट का नाम क्या है? दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट, जो कि असम में दारंगा में बनाया गया है। दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना। यहाँ पर भूटान करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ दिलाई है। भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है? संजीव खन्ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित अशोक हॉल में उनको शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के स्थान पर नियुक्त किया गया है, डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर। संजीव खन्ना का कार्यकाल जो होगा वो मई 2025 तक रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये चीज भी ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शपथ किसने दिलाई है? तो शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इमामी के MD हर्षवर्धन अग्रवाल को FICCI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए अनीश शाह के स्थान पर FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। FICCI की बात करें तो भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर हर्षवर्धन अग्रवाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित राम नारायण का मुंबई में हाल ही में निधन हो गया। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इनका संबंध था? सारंगी से था। पंडित राम नारायण को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए 1975 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से, 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी महान हस्ती पंडित राम नारायण का निधन हो गया। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इनका संबंध था? सारंगी से। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर आप कवर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, 43वां संस्करण। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया और इस बार इस मेले की थीम क्या थी? विकसित भारत 2024। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, तो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक मेला है। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है इस मेले का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर और पाकिस्तान के नोमान अली को अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। न्यूजीलैंड की प्लेयर है अमेलिया केर। यहाँ पर न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल स्टाक समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो फ्रेंड्स, स्टार्क 25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। इस समिट का आयोजन एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी एपीटी के द्वारा किया गया और इसकी मेजबानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्क 25 समिट का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे डोमिनिका हाईएस्ट नेशनल ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डोमिनिका की बात करें तो स्मॉल आइलैंड कंट्री है जो कैरिबियाई क्षेत्र कैरिबियाई रीजन में स्थित है। हाईएस्ट नेशनल ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कोविड-19 के दौरान डोमिनिका देश की मदद करने और भारत डोमिनिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए उन्हें दिया गया है। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। सी आंसर। एक महान ट्राइबल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती बर्थ एनिवर्सरी पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 2024 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 150वीं जयंती पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। 2021 में जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की घोषणा की थी भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुमा बाको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? बोत्सवाना का। 58 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी बीडीपी बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर चुनाव हार गई और यूडीसी अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज इस पार्टी ने वहां पर चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ साथ डुमा बोको बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर बोत्सवाना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार। तो 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका में किया गया। ये वज्र प्रहार का 15वां संस्करण है। 2 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इससे पहले इसका चौथा संस्करण जो था वो भारत के मेघालय में आयोजित किया गया था। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करें तो वज्र प्रहार का नाम आता है जो कि थल सेना का अभ्यास है। इसके अलावा कोप इंडिया का भी नाम आता है जो कि वायु सेना का एक युद्ध अभ्यास है। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया 5 से 6 नवंबर के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फ्रेंडेशन के सहयोग से। 2024 की देखिए फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट की थीम क्या थी? द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। बौद्ध धर्म की भूमिका एशिया को मजबूत करने में। इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया के बौद्ध परंपराओं के नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों इन सबको एक मंच पर लेकर आना एंड बौद्ध धर्म के माध्यम से एशिया के लोगों के बीच भाईचारा और सहयोग को मजबूत करना। तो ध्यान रखिएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने मुथलापोजी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुथलापोजी में मछली पकड़ने के पोर्ट के व्यापक विकास के लिए हाल ही में मंजूरी दे दी है। मुथलापोजी पेरूमथुरा केरल में स्थित है। यह वह स्थान है जहां पर वामनपुरम नदी और कादिनामकुलम झील अरब सागर अरब सी से मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुथलापोजी में मछली पकड़ने के पोर्ट का विकास हो रहा है। यह स्थान कहाँ पर स्थित है? वामनपुरम नदी और कादिनामकुलम झील के संगम पर स्थित है। केंद्र सरकार और राज्य मिलकर 177 करोड़ की परियोजना को 60:40 में फंड कर रहे हैं। इसमें सड़कों का आधुनिकीकरण भी होगा, नई जल संरचनाएं भी होगी और पार्किंग लोडिंग सुविधाएं भी शामिल होगी। कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, फूलों की घाटी की बात कर रहे हैं, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम फूलों की घाटी की बात करें खुलने और बंद होने के समय की, तो पर्यटनों के लिए ये हर साल जून से अक्टूबर तक खुला रहता है।
वहीं इसे विंटर सीजन के लिए बंद कर दिया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल है। फूलों की घाटी को नंदन कनन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो घाटी है पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और वियतनाम के मध्य युद्ध अभ्यास विनबेक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? विनबेक्स भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य एक अभ्यास है। युद्ध अभ्यास विनबेक्स की बात करें 2024 में ये इसका 5th एडिशन था। 4 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया हरियाणा के अंबाला में। उद्देश्य क्या है इस युद्ध अभ्यास का? दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 में 5th एडिशन का आयोजन कहाँ पर किया गया? हरियाणा अंबाला में। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो हाल ही में अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सेशन के दौरान आशीष खन्ना को अजय माथुर के स्थान पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक चुना गया है। किसे? आशीष खन्ना को। मार्च 2025 में महानिदेशक का ये पद संभालेंगे। इसी के साथ साथ 2024 से लेकर 26 तक के लिए भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उपाध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, COP21 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अमेरिका में हाल ही में अभी राष्ट्रपति चुनाव कंप्लीट हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को वहां पर हराते हुए अमेरिका के ये 47वें राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं एंड कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति भी थे अमेरिका के 2017 से 2021 के बीच में। उन्होंने किनका स्थान लिया है? 46वें राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका स्थान लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल प्रोसेस होती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है आपके लिए। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा अमेरिका इलेक्शन प्रोसेस क्रेजी जी का ट्रिक, ऐसा सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में मैंने पूरी प्रोसेस को डिस्कस किया है। ठीक है, हर 4 साल में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो आयोजित होते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नवंबर को प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा की बात करें तो बिहार की एक लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, इसके अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला, बिहार की कोयल भी कहा जाता था। लोक गायन में उनके योगदान के लिए 1991 में इन्हें पद्मश्री, 2000 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोक सिंगर शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था? 2018 में। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसेट लॉन्च किया है? तो जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है। किसने? जापान ने। इस लकड़ी से बने उपग्रह का नाम लिग्नोसेट दिया गया है। इसे क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। लिग्नो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है लकड़ी। उपग्रह लिग्नोसेट का आकार एक कॉफी मग के बराबर है। इसे मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है जिसे अंतरिक्ष में कठोर वातावरण सहन करने की क्षमता के आधार पर चुना गया है। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट से छोड़ा गया है। इसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा और फिर 400 किलोमीटर ऊंचाई वाली ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसेट लॉन्च किया है? जापान ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। निंगोल चकोबा में निंगोल का अर्थ क्या होता है? विवाहित महिला, और चकोबा का मतलब क्या होता है? दावत का निमंत्रण। ये जो त्यौहार है विवाहित लड़कियों के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव के दौरान जब बेटियां शादी के बाद अपने माता पिता के घर आती है तो उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह भोज आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर से संबंधित है निंगोल चकोबा। मणिपुर के और भी अन्य उत्सव त्यौहार हैं जैसे कि लाई हरोबा, चुम्फा, चेरायोबा, ये सभी मणिपुर के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक रतन टाटा अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। यह बुक रतन टाटा के जीवन पर आधारित है। इसमें रतन टाटा के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थॉमस मैथ्यू ने लिखा है रतन टाटा अ लाइफ। अगला क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मतलब प्रवाहित कर सकते हैं। ये न तो पूरी तरीके से बिजली को रोकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होता है, वो पूरी तरीके से बिजली को प्रवाहित होने से रोक लेता है, और न ही ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं, मतलब तांबे की तरह, जैसे कि बिजली को पूरी तरीके से प्रवाहित होने देना। तो सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट मतलब प्रवाहित कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलता है। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? गुजरात। गुजरात सरकार ने देश की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 की शुरुआत करी है। भारत सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर एरिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। इसके लिए 74,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। तो यहाँ पर गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि कानून के तहत अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अन्य जो प्लेटफॉर्म है उन पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर वहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध लोक नृतक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो अक्टूबर में ही देखिए एंड में प्रसिद्ध लोक नृतक और पद्मश्री कनक राजू का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कनक राजू की बात करें तो गुसाड़ी लोक नृत्य से इनका संबंध था। गुसाड़ी एक तेलंगाना का लोक नृत्य है जो कि आदिलाबाद जिले के गोडुलू जनजाति के राजगोंडो द्वारा किया जाता है। कनक राजू का संबंध भी तेलंगाना राज्य से था। इन्हें गुसाड़ी लोक नृत्य के लिए जाना जाता था। उसमें उनके योगदान के लिए 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ पर गुसाड़ी लोक नृत्य सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो पहला बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगाओ बंदरगाह। पर्यावरण जहाज सूचकांक, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स की बात करी हमने, ESI की बात करी, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो समुद्री जहाजों द्वारा उत्पन्न पॉल्यूशन की मात्रा को मापता है और उनका आकलन मतलब असेसमेंट करता है। ग्रीन शिप इंसेंटिव्स की बात करी तो इसे अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था। यह एक प्रोत्साहन कार्यक्रम है। इसके तहत उन जहाजों को बंदरगाह शुल्क पर छूट दी जाती है जिनका ESI स्कोर अधिक होता है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोरमुगाओ बंदरगाह करेक्ट आंसर है। भारत का पहला बंदरगाह बना है ग्रीन शिप इंसेंटिव्स को लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन आता है, किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 दिया गया? तो पेरिस में प्रसिद्ध फुटबॉल अवार्ड बैलन ड'ओर 2024 प्रदान किए गए। स्पेन की खिलाड़ी है एताना बोनमाती, उनको लगातार दूसरे साल बैलन ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं स्पेन के खिलाड़ी हैं रॉड्री, उनको मेंस कैटेगरी में बैलन ड'ओर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। 2023 में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को यह अवार्ड दिया गया था। इस बार रॉड्री को दिया गया है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो स्पेन की ही खिलाड़ी हैं एताना बोनमाती, ये आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया? तो भारत के पहले लेखक ग्राम का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया है। राइटर्स विलेज देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का उद्देश्य क्या है? लेखकों और कलाकारों को एक साथ आने और साहित्य में योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला और आखिरी क्वेश्चन आ जाता है, अक्टूबर 2024 में इनमें से किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से श्री श्री रविशंकर को यह सम्मान फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान मानव आत्मा के उत्थान और अलग अलग समुदायों में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2024 में अगस्त में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था।
फिजी का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छे से ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। आपको करना क्या है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कहाँ पर जा सकते हैं, OSS पैकेज एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर का OSS पैकेज 0 रुपये में आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, डिटेल PDF, एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया गया है। तो जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन सही होने के चांसेस एग्जाम में बढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए एक सिस्टमेटिक पैकेज हमने आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है। बार बार बच्चों को करंट अफेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसी को ध्यान में रखते हुए OSS पैकेज डिज़ाइन किया है, जिसकी प्राइस 99 रुपीज़ है, बट आप इसको 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को लेने के बाद में, पैकेज को एनरोल करने के बाद में 99 रुपीज़ का आपको वाउचर मिल जाता है। उसको आप किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 99 रुपीज़ आपका ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 रुपये में आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर GS का मेरा कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट GS मैंने आपको पढ़ाया है। 100 घंटे के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से पूरा GS मैंने ही आपको उसके अंदर पढ़ाया हुआ है। 100 आवर GS को एनरोल करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।